अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन सहरबी मौज़ूम फ़कर में खुशामदीद। एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास से पहले चीन की तरफ से भारत के लिए सख्त वार्निंग सामने आई है, जिसमें चीन की तरफ से सरकारी तौर पर भारत को वार्निंग देते हुए कहा गया है कि भारत चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने से बाज रहे और भारत की जानिब से चीन के मामलात में अगर मुदाखलत जारी रही तो ये भारत के लिए खुद अपने पैर पर गोली मारने के मुतरादफ होगा। और बिलाशुबा चीन की तरफ से ये जो बयान सरकारी तौर पर जारी किया गया है एससीओ वज़राए ख़ारजा के इजलास से पहले, ये हकीकी मानों में भारत के लिए एक तशवीश का सबब है। और ये वार्निंग उस वक्त सामने आई है जब एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए 5 साल बाद भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं और बीजिंग में उनकी चाइनीज़ नायब सदर हान येंग से मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात के बाद मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये सिचुएशन है वो ना सिर्फ इस वक्त भारत के लिए तशवीशनाक है, बल्कि कुछ इशारे ऐसे भी मिल रहे हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत जानबूझकर चीन को कशीदगी बढ़ाने के लिए उकसा रहा है। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि चीन की तरफ से भारत को सख्त पैगाम क्यों दिया गया। और सबसे बढ़कर यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि एससीओ वज़राए दिफा के इजलास के बाद अब ये जो इजलास होने जा रहा है वज़राए ख़ारजा का, इस इजलास में भारत को धूल चटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कौन सी हिकमत अमली अपनाई गई है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करते हैं। हालिया दिनों में यके बाद दीगरे भारत की तरफ से ऐसे इक़दामात सामने आए हैं जो कि चीन को जो है वो इश्तियाल दिलाने के मुतरादफ हैं। सबसे पहले भारत की तरफ से भारत के जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें उन्होंने चीन को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया था, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के साथ जब भारत की 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में इनफैक्ट बॉर्डर के उस तरफ भारत को एक नहीं बल्कि 3 दुश्मनों का सामना था और 3 दुश्मनों से मुराद उनकी पाकिस्तान, चाइना और तुर्किया थे। और भारतीय जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका यह भी मानना था कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट इमेजिंग मुसलसल फराहम की जा रही थी, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के तहत जो है वो भारत के अहम तरीन स्ट्रेटेजिक असासों को निशाना बना रहा था। और भारत के डिप्टी आर्मी चीफ की तरफ से ये इंकशाफ और इस तरीके से बरमला चीन को और तुर्किया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, उसने इनफैक्ट भारत के लिए एक सफारती महाज के ऊपर सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान की तरफ से डिप्टी चीफ के जो रिमार्क्स हैं उससे इजहार लाताल्लुकी किया गया था और कहा गया था कि जनाब चीन का इस जंग के अंदर क्या किरदार है इसका तयन करना अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। और फिर उसके बाद वजारत दिफा की तरफ से भी भारतीय हुकूमत को एक ख़त तहरीर किया गया था जिसमें डिप्टी आर्मी चीफ के इन रिमार्क्स को एक ब्लंडर करार देते हुए इस बात का इजहार किया गया था कि डिप्टी आर्मी चीफ के इन रिमार्क से भारत के लिए सफारती सतह पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इस सूरत हाल के बाद भी भारत को समझ नहीं आई और भारत ने दलाई लामा के इशू को एक मर्तबा फिर छेड़ दिया। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा की जानशीनी से मुतल्लिक जो बयान भारतीय हुकूमत की तरफ से सरकारी तौर पर वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी किया गया, उसने चीन को और ज़्यादा इश्तियाल दिला दिया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दिल्ली में चीनी सफारत खाने ने वाज़े किया कि दलाई लामा का दोबारा जन्म और जानशीनी का मामला मुकम्मल तौर पर चीन का अंदरूनी मामला है। इस पर भारत को कोई भी मौक़िफ़ या मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह की मुदाखलत या मौक़िफ़ ताल्लुकात में मज़ीद बिगाड़ पैदा करने का सबब बनेगा। रॉयटर्स के मुताबिक चीन का ये बयान जयशंकर के 15 जुलाई से दौरे चीन से कबल सामने आया। जयशंकर जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे और ये दौरा 2020 के बाद यानी 5 साल के बाद पहला दौरा होगा किसी भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बीजिंग का। और इन झड़पों में जो 2020 में हुई थी उसमें 20 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए थे। खबर इस इदारे रॉयटर के मुताबिक हाल ही में दलाई लामा की 90वीं सालगिरह
तकरीबात भारत में मुनक्कद हुई थी और इन तकरीबात में भारतीय वज़रा और हुक्काम ने शिरकत की थी और चीन ने इस सालगिरह की तकरीबात में भारतीय हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर शिरकत को जो है वो नापसंदीदा करार दिया था। नई दिल्ली में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान के मुताबिक तिब्बत से मुतल्लिक मसला इंतहाई हसास है। दलाई लामा कार्ड खेलना भारत के लिए बोझ बन सकता है। ऐसा करना भारत के लिए अपने पांव पर गोली मारने के मुतरादफ होगा। अब वाकईतन अगर देखा जाए तो दलाई लामा का इशू हकीकी मानों में चीन के लिए एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है और ये जो तिब्बत का इशू है इसको मुकम्मल तौर पर सेटल करने के लिए दलाई लामा की अब अगली जो जानशीनी होनी है उसका तयन चीन ने खुद करना है सरकारी सतह पर। और अगर चीन नए दलाई लामा की तकर्री कर देता है, उनको नामजद कर देता है या उनको रवायती तरीक़ाकार से शनाख्त करके दलाई लामा की हैसियत दे देता है तो तिब्बत के ऊपर चीन का जो कंट्रोल है वो ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगा बल्कि दलाई लामा की इस वक्त की जो पोजीशन है वो भी मुकम्मल तौर पर नल एंड वॉइड हो जाएगी और उसके बाद तिब्बत का इशू हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। अलबत्ता उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो इशू है वो मुसलसल उठाता रहेगा चीन, और चीन तिब्बत के मामले को सेटल करने के बाद यकीनी तौर पर अरुणाचल प्रदेश के इशू के ऊपर भारत पर दबाव बढ़ाएगा। और ये वजह है कि लद्दाख के अंदर चीनी फौज ने अपनी तादाद में भी इजाफा किया है और खुद कई भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहदी इलाके के अंदर जहां पर चीन की पहले फौजों की तादाद कम थी और वो जो है वो टेंट्स के अंदर रिहाइश पजीर थे, अब वहां पर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पर मबनी इमारात बना दी गई हैं और चीन ने भी वहां पर अपनी फौजों की तादाद में इजाफा कर दिया है और ये यकीनी तौर पर भारत के लिए खतरे का एक अलामत है। इसी तरीके से कल म्यांमार के अंदर नागालैंड और असम के जो बागी जो भारतीय हुकूमत से आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं उनके ठिकानों पर भारतीय हुकूमत की तरफ से भारतीय फौज ने ड्रोन अटैक्स किया और उसके बाद ये मामला एक अटैक के बाद रुका नहीं बल्कि कल रात को 2 और ड्रोन अटैक भारत की तरफ से म्यांमार के जंगलात में किए गए और ये जो लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस है उसकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें भारतीय हुकूमत की इस कार्रवाई की मुजम्मत की गई है। और इसके साथ ही लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंस ने ये जो हमले हैं उनकी कोई वीडियो भी शेयर की है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये इशू भी जो है ना वो चीन के लिए ज़रा थोड़ा सा अहमियत का हामिल है क्योंकि सरकारी सतह पर ना सही लेकिन अंदर खाते जो है भारतीय हुकूमत इस बात का भी इल्ज़ाम चीन पर आयद करती है कि वो नागालैंड, मणिपुर और असम के अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रही है। और इस मौके पर जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा चाइना में गए हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं, ये जो असम और नागालैंड के बागियों के ऊपर हमला है ये भी चीन को गुस्सा दिलाने की कोशिश है। अब ये सवाल यहाँ पर एक अहमियत इख्तियार कर लेता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। हालिया दिनों में भारत की तरफ से जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया तो भारत का ये ख्याल था कि इस अटैक के बाद और चीन को इस हमले में मुलव्वस करार देकर भारत अमेरिका की सिंपैथीज को हासिल कर लेगा क्योंकि जनवरी के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब सदारत संभाला था तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाकर उनसे मुलाकात की थी और उस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो अमेरिका से F-35 तैयारे और जदीद तरीन रडार सिस्टम हासिल करना चाहते हैं और उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया था। लेकिन मई के अंदर सिचुएशन मुकम्मल तौर पर बदल गई और भारतीय पायलट्स की इनकॉम्पिटेंस के नतीजे में रफाल तैयारे जो हैं वो तबाह हुए। 4 रफाल तैयारे जो हैं वो तबाह हुए और उसके नतीजे में फ्रांस का जो सबसे अहम जो जंगी सलाहियत का हामिल तैयारा था, तैयारा साज कंपनी थी, वो दोनों इससे मुतासर हुए। डसाओ कंपनी के शेयर्स भी नीचे आए और रफाल की मांग में भी कमी आई। इस अमल को देखकर अमेरिका ने F-35 के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। अब भारत को तो इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उसने अपनी राय आमा को या नरेंद्र मोदी ने अगला इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करनी है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, उसमें एक वक्फा आया है और वक्फे के बाद ये वाला जो ऑपरेशन है ये दोबारा शुरू किया जाएगा। अब इस वक्फे के दौरान भारत अपने आप को एक नई
जो है ना जंगी कुव्वत के तौर पर दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहता है, और ये कुव्वत जो उसकी ख्वाहिश है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, क्योंकि रशिया की तरफ से सुखोई 57 जो Su-57 तैयारे हैं उनकी डील भी अभी तक भारत के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, और F-35 जो हैं वो भी भारत को नहीं मिल सके। तो इस चक्कर के अंदर भारत की ये ख्वाहिश है कि वो अमेरिका के सामने इस बात को इस्टेब्लिश करे कि इस खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकने के लिए भारत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मोरे का किरदार अदा कर सकता है अमेरिका इंतजामिया के लिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि भारत एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसके जवाब में चाइना रद्द अमल देने पर मजबूर हो सके। और यही वजह है एक कॉन्टिन्यूस पॉलिसी के तहत कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई के इशू को लेकर, कभी पानी के इशू को लेकर, कभी दलाई लामा के इशू को लेकर, कभी असम, नागालैंड और मणिपुर में चलने वाली अलहदगी पसंद तहरीकों को लेकर भारत मुसलसल एक तयशुदा पॉलिसी के तहत चीन के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी रिसेंटली चीन का इशू जो है वो ताइवान, ये सबसे दो इशू जिस तरह मैंने आपको बताया कि चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, बल्कि ये उनके लिए सेंसिटिव इशू हैं, एक दलाई लामा का और दूसरा ताइवान का। अब ताइवान के इशू के ऊपर भी चीन ने अपनी जो ये जो उसको अपने अंदर शामिल करने का जो ख्वाहिश है या उसका जो क्लेम है ताइवान पर, उसको इस्टेब्लिश करने की हर एक कोशिश करने के बाद अब उसने ये जो अपनी दिफाई कुव्वत है उसमें इजाफे का जो है वो फैसला किया, जिसके बाद चाइना के अहम तरीन जो बेरी बेड़े हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो हांगकांग पर पहुंचे हैं, लंगर अंदाज हुए हैं। और इसके साथ साथ ये जो समुद्री हदूद है जहां पर अमेरिका ने कई जजीरों पर कब्जा करके वहां पर अपने फौजी अड्डे बनाए हुए हैं, वहां पर चीन ने अपनी मौजूदगी को जो है वो बढ़ाया है। उसकी मौजूदगी को वहां पर बढ़ाने की वजह से अमेरिका के ऊपर दबाव डेवलप हो रहा है, और भारत ने इस सारे सिनेरियो के अंदर ताइवान के इशू को भी छेड़ना शुरू कर दिया है और ताइवान के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ की हमायत का अदा किया है, जो यकीनी तौर पर चीन को मज़ीद जो है वो इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ है। तो ये जो सारा के सारा सिनेरियोज़ हैं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीन एक ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत उसको घसीट रहा है जिसके नतीजे में वो अमेरिका को ये बात बावर करा सके कि मुझे F-35 भी चाहिए, मुझे रडार सिस्टम भी चाहिए, मुझे जदीद मिसाइल्स भी चाहिए, ताकि मैं चीन को निशाना बना सकूं। और उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है ताकि इंडिजिनस जो प्रोग्राम है भारत वो खुद शुरू कर सके। और इसीलिए ये सारे का सारा माहौल क्रिएट हो रहा है। अब जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, उसके बाद जो है वो सरबराहान का इजलास भी इसी साल SCO का वो होना है चीन में, और चीन ने SCO की सदारत भी संभाल ली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस मरतबा भी ये जो इजलास होने जा रहा है SCO वज़ीर ख़ारजा का, वो भी SCO वज़ीर दिफा के इजलास से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगा, क्योंकि इस इजलास में भी भारत की तरफ से पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की मज़म्मत के नुक्ते को शामिल कराने की कोशिश की जाएगी, जैसे भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की थी और फिर उसको मुंह की खाना पड़ी थी। और उसके साथ बलूचिस्तान के इशू को SCO वज़ीर दिफा ने इलामिये में शामिल किया था, और उसके बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने SCO के इलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अब ये जो इलामिया है, पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी बलूचिस्तान के अंदर भारतीय मुदाखलत के नुक्ते को शामिल किया जाए। और इस हवाले से चूँकि अब सिचुएशन चीन और भारत दोनों आमने सामने आ गए हैं, चीन और रशिया इस इशू पर पाकिस्तान के साथ हैं, और इस मरतबा मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान का इशू एक मरतबा फिर वज़ीर ख़ारजा इजलास के इलामिये में ना सिर्फ शामिल होगा बल्कि इसके इलामिया के ऊपर बाकी तमाम ममालिक जो कि SCO के रुकन हैं वो उसके ऊपर दस्तखत करेंगे, और भारत को एक मरतबा फिर एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा करेंगे जिसके बाद जो है ना उसके लिए सिचुएशन को संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलाकाई सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ तेज़ी के साथ बदल रही है बल्कि इस तब्दीली के
असरात भारतीय खारजा पॉलिसी के ऊपर नुमायां हैं और भारतीय खारजा पॉलिसी जो इस वक्त वो जिसने अडॉप्ट की है उसके नतीजे में भारत मुकम्मल तौर पर सफारती तन्हाई का शिकार होने के बाद ये इस तरह की टामक टोइयाँ मारा है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया। और देखना यह है कि SCO इजलास में ये जो भारत को धूल चटाने की पॉलिसी पाकिस्तान ने या उसकी हिकमत अमली जो पाकिस्तान ने बनाई है उसका क्या नतीजा हमारे सामने आता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।